की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। मेरे कुछ लाइन साथी भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें और उसके बाद हम अगले पड़ाव पे चलते हैं। प्रदीप भारद्वाज जी, लाइन प्रदीप भारद्वाज जी, मेरा इशारा आप ही की तरफ है। खुराना जी, मेरा दाहिना हाथ। आप सबने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, फूल चढ़ाए, दीप प्रज्वलित किया। इसके साथ आप एक संकल्प जरूर लीजिएगा कि गांधी जी की कोई ना कोई विचार को आज एक संकल्प के रूप में आप यहां से लेके जाएंगे और उनको अपने जीवन में उतारने का एक प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृपया आप अपने मोबाइल वाइब्रेटर मोड पे ले लें, क्योंकि जो कुछ मैं आज कहने जा रहा हूं वो शायद आपने बहुत कम सुना होगा और हो सकता है उसमें आपके जीवन में बहुत कुछ आपको प्राप्त हो। नवरात्र के इस पावन पर्व पर हम अपने नए जीवन के लिए संकल्पित होते हैं, ताकि हम अपनी बुराइयों के ऊपर अच्छाइयों की विजय प्राप्त कर सकें। नवरात्र हमारे जीवन में एक अहम स्थान रखता है। नवरात्र में 9 दिन होते हैं। उसमें पहले 4 दिन हम अपनी बुराइयों का आकलन करते हैं और उसके अगले 4 दिन हम अपनी अच्छाइयों का आकलन करते हैं और 9वें दिन अच्छाइयों और बुराइयों के बीच में से एक व्यक्तित्व निकल के आता है, एक सकारात्मक सोच निकल के आती है जो हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित करता है। नवरात्र का मतलब यही होता है। एक तरफ हम भगवान राम की ओर समर्पित होकर उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और दूसरी तरफ मां दुर्गा से ये कामना करते हैं कि इस जग में, इस संसार में हम बुराइयों का नाश कर सकें, ऐसे हमें शक्ति प्रदान करना। मां, जिसके उच्चारण मात्र से ही परम आनंद मिलता है, उसके पास बैठने से, उसकी आकृति ध्यान में रखते ही एक संवेदनशीलता, एक करुणा संचालित होने लगती है। मां, जिसने सिर्फ हमको सुख दिया और दुखों को हर लिया। हम धरती को मां कहते हैं। क्यों? क्योंकि धरती की व्यापकता को हम कभी भी नहीं नाप सकते। हम अपनी मां का भी आचरण कभी नहीं नाप सकते। हम जल को गंगा मां कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी अविरल धारा सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ती रहती है। हमारी मां का भी आचरण तो ऐसा ही है। वो भी सभी बाधाओं को पार करते हुए, सभी दुखों को हरते हुए हमें सुख का आनंद देती है। और जल सभी बुराइयों को बहते हुए किनारे कर देता है। ऐसे मां भी हमारी सभी बुराइयों को किनारे करते हुए हमारे लिए सुख की कामना करती है। गाय को हम गौ माता कहते हैं, क्योंकि गाय के अंदर मनुष्य का अस्तित्व छुपा हुआ है। उसकी सांसों में, उसकी मल में मनुष्य का रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए हम गाय को
मां कहते हैं। मां जिसने सिर्फ हमको सुख दिया, सुख के अलावा हमें कुछ नहीं दिया। अगर हम पूरे इस वक्तव्य को कुछ लाइनों में, कुछ शब्दों में बयान करने का कोशिश करें, जो कि असंभव है, फिर भी हम कह सकते हैं कि मां इस जीवन की जननी है, जिसकी कोख से पैदा होकर हम धन्य हुए और हमें इस सुंदर सृष्टि को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मां और हमारे बीच में कौन है जो हमें असंवेदनशील करता है? कौन है जो हमें तिरस्कार की ओर प्रेरित करता है और हम अपनी मां को आश्रम में कहीं ना कहीं असहाय छोड़ देते हैं? कौन है? हम किसके अधीन हैं? मां जिसने सिर्फ हमारे लिए सुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया, और हमने मां के लिए क्या किया? दुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया। मनुष्य की विडंबना देखिए, हम दुखों के पहाड़ पर चढ़ के मां के दर्शन करने जाते हैं। मंदिरों में, पंडालों में ढोलक की थाप पर, नगाड़ों के शोर में हम क्या अपने आप को भुलाने का प्रयत्न करते हैं या कुछ नया संकल्प करते हैं? कौन करेगा यह आकलन? इसका आकलन कौन करेगा? नवरात्रों में कन्याओं को स्वादिष्ट भोजन देकर और महंगे महंगे उपहार देकर हम क्या दर्शाना चाहते हैं? कि अभी हम संवेदनशील हैं, हमारे अंदर संवेदनशीलता बाकी है और इन्हीं दिनों में काम आती है। अरे कन्या तो इस धरती की जननी है। उसके रूप से, उसके शौर्य से, उसके बल से, उसके सम्मान से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस सृष्टि का निर्माण एक कन्या ने किया है। सहयोगी तो हम हैं, एक नारी सहयोगी नहीं है। उसकी वजह से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और मां तो जननी है। तो हम क्या क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? आज हम अपनी मां के प्रति, नारी के प्रति, बहन के प्रति, कन्या के प्रति असंवेदनशील हैं। इसलिए खुशी पलायन कर गई है, और जहां खुशी नहीं होती वहां हिंसा होती है। आज पूरे विश्व में हिंसा है, चारों तरफ हिंसा है। क्यों? क्योंकि हम नारी का सम्मान नहीं करते, उसको तिरस्कार की भावना से देखते हैं। तो खुशी नारी के सम्मान में है, कन्या के अस्तित्व में है। यह बात हमको समझना होगा। आज अगर हम अपने जीवन और मृत्यु के बीच में झांक के देखें तो एक अभाव है। अभाव से पहले एक दुख है, दुख से पहले एक रोना है। उस अभाव के जनक तो हम स्वयं हैं, उसके जनक तो हम स्वयं हैं। फिर उस अभाव की पूर्ति हम मां के आंसुओं से और कन्या के तिरस्कार से कैसे कर सकते हैं? क्या वो आपूर्ति हम कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेट में बच्चे को मारना, उसके जन्म से पहले उसको मारना, ऐसा है जैसे हम सृष्टि का गला घोट रहे हैं। हम अपना अस्तित्व खुद खत्म कर रहे हैं। नारी के प्रति, मां बहन के प्रति, एक कन्या के प्रति हमें सम्मान की दृष्टि रखनी होगी अगर हमें अपना अस्तित्व को जिंदा रखना है। जब एक कन्या पेट में आती है तो वो बहुत कुछ संदेश देती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। मां के आंसू, धरती का तिरस्कार, जल की अवहेलना, गाय का वध और कन्या भ्रूण हत्या हमें एक ऐसे संसार की ओर लेके जाती है जहां पर सिर्फ दुख है, जहां पर सिर्फ रोग है। जब मां के पेट में जब मां के कोख में बच्ची आती है तो वो एक संदेश लेके आती है। उस संदेश को शायद हम नहीं सुन पाते। वो संदेश है
ये सृष्टि तुम्हें खुश देखना चाहती है, तुम दुखों को आमंत्रण क्यों देते हो? आज जो भी दुख है वो खुशी के अभाव में है, और खुशी कहां बसती है? मां के आंचल में बसती है, कन्या के अस्तित्व में बसती है। आज का आपको यही संदेश है, और मैं अपने हैप्पीनेस गुरु से अनुरोध करता हूं कि इस कन्या के ऊपर एक दीप प्रज्वलित कर, इस पे माल्यार्पण कर, इस एक नए संकल्प का आगाज करें। क्या आप मेरे साथ संकल्प लेने को तैयार हैं? जो संकल्प लेने को तैयार नहीं है वो कृपया हाथ खड़ा करें। क्योंकि समय का अभाव है, मैं पुनः हमारे बीच में लायंस क्लब की चेयरपर्सन लाइन उषा सेंगर जी भी मौजूद हैं, जो कन्या भ्रूण हत्या पे काफ़ी काम कर रही हैं, डायबिटिक पे काम कर रही हैं। एक हमारी और चेयरमैन है, वो आज शायद नहीं आई हैं, वो कन्या भ्रूण हत्या पे भी काम कर रही हैं। मैं उषा सेंगर जी से और अपनी बड़ी बहन मंजू सक्सेना जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया माल्यार्पण कर इस हमारे संकल्प का आगाज करें, ताकि हम अपने जीवन में अपनी कन्या पर, नारी के सम्मान के प्रति हमेशा आश्वस्त रहें। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा मधु वर्मा जी से, कृपया माल्यार्पण से, फूल से आज हमारे संकल्प का आगाज करें। मधु वर्मा जी हमारी योग टीचर, वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी की, जो महिलाओं को बहुत योग सिखाती हैं और महिलाओं को काफ़ी काउंसलिंग करके उन्होंने उनको अपने मुख्य जीवन धारा में पुनः स्थापित किया है। मैं सुचिता जी से भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ आकर इस बच्ची के समक्ष एक दीप प्रज्वलित कर इस संकल्प को पुनः दोहराने का आगाज करें। बस। तो आज नवरात्र के इस शुभ अवसर पर हम ये जरूर संकल्प लें कि हम नारी का सम्मान करेंगे और कन्या भ्रूण हत्या के प्रति हम आवाज उठाएंगे, ताकि किसी भी कन्या की हत्या ना हो और वो अपना जीवन जिए। तो आइए अब अगले पड़ाव पे चलते हैं, साइंटिफिक सेशन पे। मैं अनुरोध करता हूं अपने हैप्पीनेस गुरु डॉक्टर देव से कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अब शुरू होता है हमारा असली कार्यक्रम रिगार्डिंग हैप्पीनेस। मैं कुछ स्लाइड्स के जरिए आपको एक साइंटिफिक प्रेजेंटेशन देता हूं रिगार्डिंग लाइफ मैनेजमेंट, रिगार्डिंग हैप्पीनेस। इस बीच जो और मेहमान आए हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं अटेंड नहीं कर पाया तो मैं बाहर बाइट दे रहा था। तो अब जरा आप आधे घंटे के लिए इन स्लाइड्स पे गौर फरमाइएगा, और उसके बाद हमारा बाहर का सेशन होगा और एक डिवाइन टाइम होगा। स्टार्ट करो। मैं बैठ के ही वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी की इस वर्कशॉप में आप सब लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड हैप्पीनेस सोसाइटी इस दुनिया की पहली सोसाइटी है जो लाइफ मैनेजमेंट और हैप्पीनेस के बारे में
आपको बताती है। इट इज़ अ टोटल पैकेज कंप्राइजिंग हैप्पीनेस, ह्यूमन मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। ये जो आपने हंसी सुनी, ये जो आपने हंसी सुनी, ये नहीं है हैप्पीनेस। मैंने आपको हंसी सुनवाई, ये हैप्पीनेस नहीं है। ये जोक नहीं है, ये लाफ्टर नहीं है, ये एंजॉयमेंट नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको ये महसूस कराती है कि मजा आ गया, मैंने जो मानव जीवन लिया, मजा आ गया इस जीवन में, काश ऐसा जीवन दोबारा मिले। तो ये हैप्पीनेस इज अबाउट कंटेंटमेंट, इट इज अबाउट फीलिंग ऑफ सैचुरेशन, इट इज अबाउट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। कहते हैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति भी एक खुशहाल व्यक्ति से डरता है, वो उसके सामने कमजोर महसूस करता है। हैप्पीनेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन। हैप्पीनेस एक मंजिल नहीं है, हैप्पीनेस एक जर्नी है। जर्नी मीन्स कि हमें डेली बेसिस पर हैप्पीनेस अचीव करनी होती है। आप अगर ये सोचें कि एक मंजिल पा ली और बात खत्म हो गई, वहां से बात नहीं बनती। इस स्लाइड में आप देखें कि आज पूरी दुनिया में वायलेंस है, क्राइम है, रेप है। आखिर क्या वजह है? मेरा मानना है कि ये अनहैप्पी सोसाइटी के कारण है। हर व्यक्ति को हैप्पीनेस चाहिए होती है। आप पैदा होते ही आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप कैरियर बनाते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी बंगला लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कभी सोचा उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य होता है सिर्फ टू गेट हैप्पीनेस, खुशी पाना। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को यह मालूम नहीं होता कि खुशी पाई कैसे जाती है, खुशी के सूत्र क्या हैं। इसलिए हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। चाहे जो व्यक्ति सही रास्ते पे हो, कोई गलत रास्ते पे हो, अल्टीमेट एम यही होता है हैप्पीनेस लेने का। बस ये है कि जो गलत रास्ते पे है उसको मालूम नहीं है कि इससे हैप्पीनेस मिलनी है। प्रश्न उठता है, वाई पीपल आर मिजरेबल? लोग मिजरेबल क्यों हैं? हमारे बीच में दुख क्यों है? उसका कारण है लाइफ इज ऑलवेज मल्टी डायमेंशनल। ये जीवन में इतने आयाम हैं कि उन आयामों में बैलेंस स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हमने एक आयाम में सक्सेस पा ली, कैरियर बहुत अच्छा हो गया, तो हम पर्सनल लाइफ में चूक जाते हैं। कोई और आयाम बढ़िया कर लिया तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इन आयामों को कैसे मैनेज किया जाए? वेरियस डायमेंशंस आर, बहुत सारे आयाम होते हैं रिगार्डिंग मनी पावर, रिगार्डिंग योर एम्स एंड एम्बिशंस, regarding personal and public relations, regarding health and fitness, regarding excellence, divinity, and so on. Sometimes we invite miseries. हम मिजरीज यानी दुखों का आमंत्रण करते हैं। कैसे करते हैं? पहला कारण है इनएक्शन, काम ना करना। दूसरा कारण है काम को देर से शुरू करना। उसके बाद कारण है बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फूड एंड एंटरटेनमेंट। और उसके बाद हमारी डिपेंडेंस मटेरियल थिंग्स एंड पर्सन्स। हम सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों में खुशियां तलाशते हैं, और वस्तुएं नश्वर हैं,
और व्यक्ति हमेशा बदलते हैं, छूटते हैं, आप भी छोड़कर जाते हैं। इन चीज़ों में कभी भी ना सुख है ना खुशी है, लेकिन हम तलाशते हैं क्योंकि हमको मालूम नहीं है। एक आयाम है मनी, साउंड देख लो साउंड। एक आयाम है मनी। $1 मिलियन क्वेश्चन है, इज मनी रिक्वायर्ड फॉर हैप्पीनेस? द आंसर इज यस। दूसरा क्वेश्चन है, इज मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिजरीज? अगेन द आंसर इज यस। तो आखिर क्या रीजन है, फिर किया क्या जाए? एक तरफ मैं कह रहा हूं कि मनी इज रिक्वायर्ड फॉर हैप्पीनेस, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं मनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिजरीज। बैलेंस इज द थीम। वही पैसा अगर शिक्षा पे खर्च किया जाता है, वही पैसा अगर अपने विकास के लिए खर्च किया जाता है, अपने को निरोग बनाने के लिए, अपने को खुश करने के लिए खर्च किया जाता है, वो पैसा हमें खुशी देता है। और अगर हम उसी पैसे को, अगर एक वर्ड है, ऐश करने के लिए यूज करते हैं, ज्यादातर लोगों का एम यही होता है। अब ये जो मैंने शब्द बोला, ऐश या अय्याशी या जो भी कह लीजिए शब्द, इसके शाब्दिक अर्थ वो नहीं है। अगर आप एक रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना खाते हैं तो वो भी एक किस्म का लग्जरी है। अगर आपका बच्चा टीवी के सामने बैठकर चिप्स खाते हुए कार्टून देख रहा है, वो भी एक किस्म की लग्जरी है, वो भी मनी का मिसयूज है। अगर आप एक बहुत बड़ा टीवी, बहुत बड़ी कार, बहुत बड़ा मकान खरीदते हैं और उसी में खुशी सोच रहे हैं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये बैलेंस को अचीव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह मनी का सही यूटिलाइजेशन करें। आप चाहे जितने अमीर हो जाएं, अरब खरबपति हो जाएं, तब भी आप खुश रह सकते हैं। और अगर आपके पास चंद सैकड़ों रुपए हैं केवल, तब भी आप दुखी रह सकते हैं अगर आपको मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं मालूम है। हम अपने प्रोग्राम्स में बताते हैं कि मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्या है। अगर शिक्षा के विस्तार के लिए आप इस्तेमाल करते हैं धन का, तो आप हमेशा खुश रहते हैं। आप किसी गरीब की मदद करते हैं, आप समाज में अपने को अग्रणी रखने के लिए समाज सेवा करते हैं, तो उस धन से आपको हमेशा खुशी मिलनी है। इस बात को रियलाइज करने की जरूरत है। जरा वो ऑन कर दो भाई। दूसरा मैं, हाँ, टाइम एंड मनी। समय, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये दो मैनेजमेंट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपने अभी एक थ्योरी ऑफ कर्मा फिल्म देखी, उसमें यही बताया गया है कि आप डेली बेसिस पर जो टाइम मैनेजमेंट करते हैं, जो मनी मैनेजमेंट करते हैं, वो बाउंस बैक करके आपको खुशी देती है। अगर वो प्रोडक्टिव है तो आपको खुशी मिलेगी, अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है, अगर आपने समय का उपयोग नहीं किया, आपने एक एक पल का उपयोग नहीं किया, तो बात नहीं बनती। एक आयाम है हेल्थ। हेल्थ मीन्स बॉडी। मैं हेल्थ और बॉडी में डिफरेंशिएट करता हूं हमेशा। हेल्थ तो एक ऐसी चीज है जो हम एक जनरल वे में कह देते हैं कि हेल्थ बढ़िया रखनी चाहिए, लेकिन इसके आगे भी बात है। हेल्थ के भी 3 डायमेंशंस होते हैं। एक डायमेंशन है अपने को शक्तिशाली बनाना। हम भारतीय हमेशा से इसमें पीछे रहे हैं। मेरा मानना है कि हम हजारों वर्ष से गुलाम रहे, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी दुर्बलता, शक्तिहीनता जिम्मेदार है। हमने हमेशा कहा कि आत्मा अमर है और शरीर एक चोला है। आत्मा अमर है, ये बात ठीक है, लेकिन शरीर एक चोला है, ये बात गलत है।
दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर शरीर को चोला नहीं समझा जाता, वो हमसे शारीरिक शक्ति में आगे हैं। हम शारीरिक शक्ति में अपने आप को नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर छोड़ देते हैं। ये गलत है। अगर शरीर में शक्ति नहीं है तो हिमालय कैसे चढ़ोगे, ईश्वर को कैसे पाओगे? सीधी सी बात है कि शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें साइंटिफिक न्यूट्रिशन और एक्सरसाइजेज, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। अब अवेयरनेस आ रही है, हमारी सोसाइटी का भी यही एम है। इसके आगे बात आती है अट्रैक्शन की। इसमें भी हम पीछे हैं कहीं ना कहीं। हमारी सोसाइटी अक्सर हीन भावना का शिकार होती है, क्योंकि हम 20 साल से 35 साल की उम्र तक, जब तक प्रकृति हमको सुंदर बनाती है, तब तक तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपना ध्यान नहीं रखते। और एक आकर्षणहीन समाज एक हीन समाज होता है, और हीन समाज तरक्की नहीं कर पाता। तो हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है लोगों को बताने की कि बहुत सारे ऐसे जरिए होते हैं जो आप अपना आकर्षक व्यक्तित्व बना सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो हम एम्फसाइज करते हैं वो एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, यानी कि निरोगता। इसके पीछे अवेयरनेस आई है, लेकिन अवेयरनेस केवल क्योर तक आई है। जब हमें रोग हो जाता है तब हम कंसर्न होते हैं। हम प्रिवेंटिव मेडिसिन में ध्यान नहीं देते, हम प्रिवेंशन में ध्यान नहीं देते। एक जब बात आती है शरीर की, तो एक नेक्स्ट पॉइंट आता है साइंटिफिक न्यूट्रिशन का। साइंटिफिक न्यूट्रिशन के बारे में बहुत एम्फसाइज किया जाता है। बहुत संक्षेप में आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमें कैलोरीज की ज़रूरत कम होती है। कैलोरीज का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है अनाज, गेहूँ, चावल, चीनी, मैदा और उनसे बनी हुई चीज़ें। हम कैलोरीज खाते जाते हैं, हमारे शरीर में कैलोरीज के स्टोर्स जमा होते जाते हैं, और हम कमज़ोर भी होते जाते हैं और आकर्षणहीन भी होते जाते हैं। इसलिए हमको कैलोरीज पे रिस्ट्रिक्शन करना है। उसके बाद आता है सॉल्ट, शुगर और फैट्स। नमक, चीनी और चिकनाई ये मनुष्य की खुराक नहीं है। ये मनुष्य ने सिर्फ अपनी जुबान के लिए बनाया है, स्वाद के लिए बनाया है। लेकिन हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हम समृद्ध होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उतना ही ज़्यादा हम नमक, चीनी और ये सब चीनी विनी, इसका चिकनाई और तली भुनी चीज़ों का सेवन बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम तब कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम सक्षम हो जाते हैं। नमक, चीनी और चिकनाई से अगर आप दूर रहते हैं, अगर आप चिकनाई को ज़ीरो फैट लेवल पे ले आते हैं, शुगर को बहुत ही कम स्तर पर ले आते हैं, और सॉल्ट, जिससे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी की बीमारी होती है और वो मृत्यु का एक कारण बनता है, सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन करते हैं। शुगर का रिस्ट्रिक्शन मोटापे के लिए, झुर्रियों के लिए और फिटनेस के लिए करते हैं, नहीं लेना उसके लिए करते हैं। तो आप बहुत लंबे समय तक एंटी एजिंग मेजर्स को अडॉप्ट कर कर जवान रहते हैं। और करना क्या चाहिए वो हम नहीं करते हैं भारतीय समाज। हाई प्रोटीन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। एक स्टेज के बाद हमको हाई प्रोटीन्स लेनी होती है, हमको प्रोटीन से कैलोरीज लेनी होती है, ये सीखना होता है। प्रोटीन किस में होता है? प्रोटीन होता है दही में होता है, सोयाबीन में होता है, चने में होता है, दूध में होता है, अंडे में होता है, बादाम में, ड्राई फ्रूट्स में होता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स और हर्ब्स लेते हैं। हर्ब्स में जैसे कि आंवला है, नीम है, तुलसी है, अश्वगंधा है, शतावरी है, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। इन सब के सेवन से हम लंबे समय तक एंटी एजिंग मेजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक क्लॉज है फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेज। हम में से ज़्यादातर लोग लेजी हो जाते हैं। हमारे देश में एक्सरसाइज का कंसेप्ट ही नहीं है।
आज इंटरनेशनली ये स्वीकार कर लिया गया है कि 10,000 स्टेप्स पर डे अगर आप चलते हैं तो आप बीमारियों ही से दूर नहीं रहते, बल्कि आप लंबे समय तक 80-90 तक बिल्कुल फिट रहते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज इज द मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड एंटी डिप्रेसेंट। हम जरा सा भी डिप्रेस्ड होते हैं तो हमें बताया जाता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। और फूड का क्या करते हैं कि फूड इज द मोस्ट अब्यूज्ड एंटी एंजाइटी ड्रग। हम फ्रिज के पास चले जाते हैं, कुछ ना कुछ टूंगते रहते हैं, खाते रहते हैं। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज